हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि हम लोग आईसीएससी जो आपका बोर्ड है उसका जो क्लास 9th है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका हेडिंग है प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको कंप्लीट करेंगे। इस क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अब चैप्टर स्टार्ट करें उसके पहले कुछ बातें ध्यान रखना है। देखिए, शीर्षक मैंने दे रखा है रटना मना है। फिजिक्स में जो भी रटने की कोशिश करेगा उसे फिजिक्स समझ में नहीं आने वाली। दूसरा, मैं अक्सर कहता हूं अपने स्टूडेंट से, फिर दोहरा देता हूं कि 9th और 10th का जो साइंस का कोर्स है ना, ये बड़ा बेसिक कोर्स है और ये कोर्स ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा जरूरी है जिनको कल को साइंस स्ट्रीम नहीं लेनी, भाई मेडिकल और इंजीनियरिंग में नहीं जाना, कुछ लोग आर्ट्स में जाएंगे, कुछ लोग कॉमर्स में जाएंगे, उनका छूटेगा। तो जो बेसिक नॉलेज है साइंस का, अगर इसको आप कर लेते हैं 9th और 10th लेवल पे, तो ये आगे चलकर के बड़ा काम में आने वाला है। आपको मैं बता दूं, इतने बड़े आप हो गए हैं, है ना, थोड़ी बहुत बातें समझ लीजिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इंक्लूडिंग सिविल सर्विस मींस आईएएस, अगर डिफेंस फोर्सेज में जाना है तो एनडीए, सीडीएस, एसएससी या जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसमें जो जनरल साइंस का सेगमेंट होता है ना, जीएस के सेगमेंट में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और सारा का सारा कवर होता है आपके 9th और 10th में जो सिलेबस दिया हुआ है साइंस का, उससे। ठीक है, तो अब क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना है कि रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि आगे बहुत काम में आने वाला है ना। और दूसरी बात ये है कि ये आगे चलकर के फ्यूचर में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मददगार होगा। चलिए शुरू करते हैं। जो आपका 9th का जो सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर जो 4 है ना, हेडिंग हम लोगों ने देख ली थी, है ना। उसमें बेसिकली हमने उस चैप्टर को 3 हेड में डिवाइड किया है। बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं उसमें, है ना। पहला टॉपिक क्या है? जनरल कॉन्सेप्ट अबाउट थ्रस्ट एंड प्रेशर। पहला कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। इसके बारे में जो भी जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक उसी तरीके से हमको करना है, ठीक है। तो इसको कवर करेंगे, पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक क्या है? प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है। और तीसरा टॉपिक क्या है जो चैप्टर नंबर 4 में आपका कवर किया गया है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो चैप्टर 4 इज सब डिवाइडेड इन 3 पार्ट। First, general concept about the thrust and pressure. Second, pressure in fluids, and third one is atmospheric pressure. Okay. So सबसे पहले हम जनरल कॉन्सेप्ट अबाउट द थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, राइट नाउ जो जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर है उसको भी हमने फिर आगे फर्दर सब डिवाइडेड किया है 3 सेगमेंट में। क्या क्या आपको कवर करना है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर में? क्या कवर करना है? व्हाट इज द थ्रस्ट और इट्स यूनिट्स, ठीक है। क्या कवर करना है? थ्रस्ट और उसकी यूनिट, ठीक है ना। फिर अगर थ्रस्ट हमको समझ में आ जाता है तो व्हाट इज द प्रेशर और उसकी यूनिट्स, और थर्ड वन इज फैक्टर अफेक्टिंग द प्रेशर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस है जो आपके डेली लाइफ में, है ना, हमेशा घटते हैं। आप उनको समझिए क्यों ऐसा होता है। ये होता है ड्यू टू द प्रेशर। ओके, सो अब वन बाय वन हम समझने का प्रयास करते हैं। जो है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर, टॉपिक फर्स्ट जो इसका है व्हाट इज द थ्रस्ट एंड इट्स यूनिट। ओके, ये आपके बुक का पार्ट है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना सेलिना की, वहां से मैंने इसको डाउनलोड किया। अब समझिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने जो पहला रखा है ना, जो
पहला क्वेश्चन हम लोगों ने रखा है वो है व्हाट इज थ्रस्ट। तो देखिए जो डेफिनेशन दी है आपके टेक्स्ट बुक में वो बड़ी सॉलिड, ठीक है। थ्रस्ट इज अ फोर्स, पहला पॉइंट क्या है कि थ्रस्ट क्या है, फोर्स है, ठीक है। और एक्टिंग नॉर्मली मींस ए परपेंडिकुलर वर्क करता है कहां पे, ऑन द सरफेस। ओके, सो अगर हम इसको समराइज करें इस डेफिनेशन को तो हम फौरन इसको कर सकते हैं पहला पॉइंट जो है ना, पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि थ्रस्ट क्या है, फोर्स है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, ये किसी पर्टिकुलर सरफेस पर एक्ट करेगा नॉर्मल, ठीक है ना। ओके, राइट नाउ तीसरी बात इसमें जो नोट करने लायक है वो समझिएगा। तीसरी बात नोट करने लायक क्या है कि जो थ्रस्ट एक्सर्ट किया जाएगा है ना किसी बॉडी के द्वारा, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी सरफेस पर, वो उस बॉडी या ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल टू होगा। दिया हुआ है ना, थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ऑन अ सरफेस, है ना, और उसका वेट ऑफ द बॉडी। तो तीसरा पॉइंट जो हमें बना नोट करने के लिए, है ना, वो क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है कि थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय बॉडी ऑन अ सरफेस इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो थ्रस्ट जो होगा वो इक्वल होगा वेट ऑफ बॉडी। ओके, सो ये तीन बातें हमें नोट करना है। राइट नाउ ये किस प्रकार की क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन, ऑलवेज इसमें डायरेक्शन इंक्लूड होती है। जब भी इसको एक्सप्लेन करना है, जब भी हमें बताना है कि थ्रस्ट, तो थ्रस्ट हमें बताना पड़ेगा इन व्हिच डायरेक्शन, ठीक है। सो डायरेक्शन इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई ये किस प्रकार की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो 4 पॉइंट आपको नोट करना है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। सो इट्स ऑल अबाउट द जनरल कॉन्सेप्ट अबाउट द थ्रस्ट एंड यूनिट इसकी क्या होगी, है ना। पांचवा पार्ट क्या है, इसकी यूनिट क्या होगी। तो बेसिकली देखिए आपको एसआई यूनिट पे कंसंट्रेट करना है। अदर जो यूनिट है एमकेएस में है या ग्रेविटी हम इन्वॉल्व करते हैं वो आप बुक से देख लेंगे, बहुत इजी है। तो यू नो वेरी वेल कि थ्रस्ट इज अ फोर्स। सो थ्रस्ट इज अ फोर्स, तो फोर्स का जो भी एसआई यूनिट होगा वही थ्रस्ट का होगा, तो इसकी एसआई यूनिट होगी न्यूटन। ओके, सो ऑल ओवर अबाउट द थ्रस्ट एंड प्रेशर। नेक्स्ट अब हम किस कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, हम आ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। किस पे आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर पे, ठीक है ना भाई। अब अगेन हम प्रेशर की डेफिनेशन देखेंगे, और प्रेशर की डेफिनेशन समझने के पहले हम जो भी प्रेशर की डेफिनेशन करेंगे वो कहां से करेंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। यहां कंसंट्रेट करना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर अगर इक्वेशन को हम समझ लेते हैं तो जितने भी प्रेशर के दैनिक जीवन में एप्लीकेशंस हमको दिखाई पड़ते हैं वो सब समझ में हमको आ जाते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन भी हमें समझ में आ जाती है, व्हाट इज द प्रेशर, ठीक है ना। समझिए, अगर हम इस फार्मूले से प्रेशर को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज अ फोर्स और अ थ्रस्ट, प्रेशर इज अ फोर्स और अ थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, एक्टिंग अपॉन पर यूनिट एरिया, यही डेफिनेशन दिया ना। प्रेशर इज द थ्रस्ट, थ्रस्ट को आप फोर्स भी कह सकते हैं, पर यूनिट एरिया ऑफ पर्टिकुलर सरफेस। सो ध्यान रखना है, प्रेशर की डेफिनेशन हम लोगों ने कर ली। प्रेशर क्या है, प्रेशर एक फोर्स है या थ्रस्ट है जो वर्क करता है, इसमें एरिया इन्वॉल्व होता है ना, वर्क करता है पर यूनिट एरिया। और प्रेशर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस प्रेशर को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई ये स्केलर क्वांटिटी हम समझ ले, इसको और समझ ले, कैसे समझ ले। देखो भाई,
हमें जब भी थ्रस्ट बताना है किसी पर्टिकुलर बॉडी पे तो हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, भाई परपेंडिकुलर वर्क करता है। ओके, थ्रस्ट में क्या है, एरिया आ जाता है और एरिया में जिसमें जहां भी आपका थ्रस्ट या फोर्स लगता है वो डिवाइड हो जाता है, और जब डिवाइड हो जाता है तो यूनिट डायरेक्शन बताना मुश्किल है। दैट्स व्हाई प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगेन यूनिट क्या होगी, है ना, अगेन यूनिट क्या होगी, ठीक है। अगर हम प्रेशर की यूनिट को डिफाइन करना चाहें, ठीक है, यहां लिख लेते हैं, अच्छा यहां जगह है ना, अगर हम यूनिट बताना चाहें प्रेशर की तो क्या हो जाएगी, है ना, थ्रस्ट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ओके, और एरिया की यूनिट क्या होती है, नो वेरिएबल, मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर की यूनिट क्या बनी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बन गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपका इसकी यूनिट हो गई, ठीक है ना भाई, एसआई यूनिट। और प्रेशर की जो एसआई यूनिट है उसको हम लोग पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पास्कल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द प्रेशर, ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट अबाउट द प्रेशर। और सारी बातें जो भी निर्भर करेगी वो निर्भर करेगी आपके इस फार्मूले पर, और इस फार्मूले से कुछ हम लोग कंक्लूजन्स निकालेंगे और उन कंक्लूजन्स के थ्रू जो डेली लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बार फिर कैप कर लेते हैं इस टॉपिक के, जो पहला टॉपिक है उसमें क्या क्या हमको कवर करना है, क्या क्या कवर कर चुके, एक बार मैं आपको दिखा दूं, है ना। व्हाट इज थ्रस्ट, इट इज कंप्लीटेड। व्हाट इज प्रेशर एंड इट्स यूनिट, इट इज कंप्लीटेड। अब हमको थर्ड पार्ट में चलना है, फैक्टर अफेक्टिंग द प्रेशर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, नहीं इसके पहले थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं, इसके पहले एक बात कर लेते हैं कि एक दिमाग में सवाल तो उठेगा कि व्हाट इज द जनरल डिफरेंस इन बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, थ्रस्ट और प्रेशर में जनरल डिफरेंस क्या है। ठीक है, सामने आपको स्क्रीन में है और हम लोगों ने डिफाइन किया, उससे क्लियर है। थ्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स, थ्रस्ट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है ना भाई, ऑन सरफेस। व्हाइल फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। एक अंतर ये हुआ, इसके एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन, हम लोगों ने पढ़ा, इसके एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी मैंने आपको बताया, और स्केलर क्वांटिटी है प्रेशर। और एग्जांपल अगर हमें शो करना हो, थ्रस्ट को समझना हो, तो जब आप स्विम करते हैं ना तो जो वाटर होता है वो ऊपर की तरफ आपको क्या करता है ना, फोर्स करता है ना, एक थ्रस्ट डालता है ऊपर की तरफ, और कुल मिलाकर के स्विम करने पे हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि क्या थ्रस्ट। ठीक है, और जब हम एयर फिलिंग करते हैं, किसी भी आप टायर ले लीजिए, साइकिल का टायर ले लीजिए, है ना, तो उसमें प्रेशर मेंटेन होता है, और इससे हम समझ सकते हैं व्हाट इज द प्रेशर। ठीक है, राइट नाउ नेक्स्ट ये फिगर मैंने बताया था, और यहां से ही हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो हमारी ये बात तो क्लियर है कि थ्रस्ट क्या है, परपेंडिकुलर वर्क करता है ऑन पर्टिकुलर सरफेस। राइट नाउ अब हम देख रहे हैं इसका एप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है, P इक्वल टू P अपॉन A। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझना है। अब इस फार्मूले से, है ना, दो निष्कर्ष निकलते हैं भाई, इस फार्मूले से दो निष्कर्ष आपके निकलते हैं। ठीक है, क्या दो आपके निष्कर्ष निकलते हैं, समझिएगा, दो कंक्लूजन निकलते हैं, क्या निकलते हैं इसको समझेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें। ठीक है, ठीक, अब समझिएगा। अगर हमें मालूम है कि P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सो इस फार्मूले से P इज प्रोपोर्शनल टू पर्टिकुलर फोर्स और थ्रस्ट, फर्स्ट कंक्लूजन। एंड सेकंड कंक्लूजन क्या होगा, P इज एंटी प्रोपोर्शनल ऑफ पर्टिकुलर
एरिया, ठीक है, जहां हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकला कि अगर किसी जगह पर हमें प्रेशर को क्या करना है, बढ़ाना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स या थ्रस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। डेली लाइफ में देखते हैं मेज में, है ना, कोई आप टेबल ले लीजिए, आप टेबल में आपको फोर्स करना है ना, और दबाव डालना है, जोर से फोर्स लगाएंगे, तो ये डेली लाइफ में आप देखते हैं ना, ठीक। आप कोई पिलो ले लीजिए, आप पिलो में हल्का सा अगर आप प्रेशर फोर्स लगाएंगे तो हल्का सा दबेगी, आप जोर से फोर्स लगाएंगे तो जोर से दब जाएगी, तो ये तो हम जानते ही हैं, ठीक है। दूसरा ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर हमको किसी जगह प्रेशर को, पहला कंक्लूजन देखिएगा यहां से क्या करेंगे, ठीक है, प्रेशर को जो है इंक्रीज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एरिया को डिक्रीज करना पड़ेगा। देखिए भाई आराम से समझिएगा, ठीक है, इसके दैनिक जीवन बड़े उदाहरण है। ये एक आपका, ठीक है, नेल है, कील है या स्क्रू है, कुछ भी कर लीजिए, अभी तो नेल है, और इसका जो टिप है ना, जिसका टिप है ये बहुत कम एरिया, है ना, कवर कर रहा है। दैट्स व्हाई इसका प्रेशर सरफेस पे बहुत ज्यादा होता है, हाई प्रेशर होता है, इसी वजह से, है ना, ये जो है किसी पर्टिकुलर चीज में, है ना, अंदर जा सकती है, ड्राइव की जा सकती है। पुनः अगर हम यहाँ पे फोर्स बढ़ा दें और तेजी से जाएगी, फोर्स बढ़ेगा तो बढ़ेगा, है ना, ये पहले कॉन्सेप्ट में हम समझ चुके हैं कि कील में जोर से थोड़ा मारिए तो अंदर जाएगी, धीमे से मारेंगे तो और, है ना, तो इतना फोर्स नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, इसकी जो नुकीली टिप है वो किस वजह से है, ताकि एरिया कम से कम कवर करे, ताकि एरिया कम से कम कवर करे, ताकि फोर्स प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो, तो पहला हुआ। दूसरा, अगर हमें किसी पर्टिकुलर जगह पे हमें प्रेशर को डाउन करना है तो क्या होगा भाई, एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा, एरिया को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए दैनिक जीवन में इसके बहुत सारे उदाहरण अभी हम शो करते हैं। देखो यहां देखिएगा, यहां पे सरफेस एरिया क्या है, इसके कंपैरिजन में क्या है, बड़ा है ना, ये बॉक्स का, तो यहां पे सरफेस पे क्या करेगा, जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो क्या होगा, लो होगा कंपेयर टू, है ना, स्क्रू या नेल के। ये तो एकदम इजी, हमको समझ में ये बात आ गई, ठीक है ना भाई। चलो आगे बढ़े, आ गई ना समझ में, ओके। सो अब अगला हम ड्यूरेबल लाइफ में इस इक्वेशन का, है ना, जो ये रिलेशन है प्रेशर और एरिया का, ड्यूरेबल लाइफ में क्या इसके इफेक्ट्स हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इनको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, पहला कॉन्सिक्वेंसेज समझते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ये अगर आप घर में देखें, है ना, और जो है आप जो है क्या कहते हैं मैट्रेस देखें, है ना, घर में, तो अगर मैट्रेस के ऊपर अगर आप खड़े हुए हैं, ठीक है भाई, लेटे हुए नहीं, ठीक है, खड़े हुए हैं, तो प्रेशर क्या होगा, कम एक्सर्ट होगा, और प्रेशर कम एक्सर्ट होने के कारण जो आपका मैट्रेस है वो बहुत कम कंप्रेस होगा, उसमें बहुत कम दबाव पड़ेगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो ये एरिया है, सरफेस एरिया है, ये क्या है, कम है, ठीक है ना भाई, सरफेस एरिया आपका क्या है, कम है, ठीक। तो एक बात ये क्लियर हो गई। नंबर दूसरा दब रहा है ना, ठीक है, दब गया, ठीक है। अब यहाँ सरफेस एरिया देखिए, सरफेस एरिया यहाँ ज्यादा है, और सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण यहाँ प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, यहाँ प्रेशर क्या था, हाई था, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अगर आप लेटेंगे तो भी आपके मैट्रेस में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ P एंटी प्रोपोर्शनल टू एरिया, मींस इस वाले इलाके में जब एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है, और जब यहाँ एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम लग रहा है, ठीक। अगला उदाहरण देखते हैं, ठीक है, ऐसा उदाहरण, अगला उदाहरण देखते हैं, इसी से मिलता जुलता, ठीक है। देखिए यहाँ आप दो इलाकों की कल्पना करिए, एक डेजर्ट, और डेजर्ट कैसा, सैंडी, जो बालू वाला डेजर्ट। अब अगर बालू वाले डेजर्ट में हम क्या हो भाई, खड़े हो जाए, अब ये दो फिगर देखिएगा, फिगर ए फिगर बी, ठीक है, बेड सेम है, बेड सेम, ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई सैंड में क्या होंगे हमारे पैर, है ना,
अंदर तक चले जाते हैं, है ना। कोई सैंडी इलाका है, कोई डेजर्ट इलाका है, तो सैंड में नीचे तक पैर चले जाएंगे। क्यों नीचे तक पैर चले जाएंगे? बिकॉज ऑफ दैट यहाँ प्रेशर ज्यादा लग रहा है। प्रेशर ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ एरिया कम है। अब सेम रेट है, अगर आप सैंडी इलाके में लेट जाते हो तो लार्जर चूंकि एरिया डेवलप हो जाता है, दैट्स व्हाई यहाँ प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा, है ना। और प्रेशर कम लगेगा तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो बॉडी है वो, है ना, आराम से आप सैंड के ऊपर लेटे रहेंगे, कोई नीचे आप नहीं जाएंगे। इसी का दूसरा उदाहरण आपको अक्सर कहा जाता है कि जब कभी आप किसी मार्शी इलाके या दलदल वाले इलाके में फंस जाए, है ना भाई, दलदल सुना है ना, कीचड़ वाला, है ना, जो मडी इलाका होता है, उसमें आप फंस जाए तो आपसे कहा जाता है कि आप खड़े मत रहिए। अगर खड़े रहेंगे तो आपका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा और प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट होगा। प्रेशर एग्जर्ट करने से आप दलदल में, मार्शी लैंड में तेजी के साथ डूबेंगे। और वहीं अगर आपको क्या सलाह दी जाती है कि आप लेट जाएं, आप क्या कहते हैं? लेट जाएं, है ना। ये इलाका क्या है? मार्शी, है ना। तो मार्शी इलाके में अगर आप लेट जाएं तो आपका समय बढ़ जाएगा डूबने का, अर्थात आप धीरे धीरे डूबेंगे और एक संभावना बनेगी कि तब तक आपको बचाने के उपाय ढूंढ लिए जाए। ठीक है ना भाई। तो देखिए दैनिक जीवन में कितना बड़ा उदाहरण है, सिर्फ एक फार्मूले से। फार्मूले का नाम है पी, इस रिलेशन, सारा इस रिलेशन का खेल। ठीक है भाई। नेक्स्ट, आप लोगों ने बिल्डिंग देखी होगी तो हायर बिल्डिंग होती है, ठीक है। नीचे क्या होती है? बहुत चौड़ी होती है। फिर उसके ऊपर क्या होती है? कम चौड़ी होती है। फिर उसके ऊपर और कम चौड़ी, फिर उसके ऊपर और कम चौड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार से टावर बनता है। अर्थात जो सबसे नीचे की मंजिल होती है उस पे क्या किया जाता है? सबसे ज्यादा ब्रेथ होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको अच्छे से इस बात को पता है कि जो वेट होता है, जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा थ्रस्ट बनेगा। ये है फार्मूला, ध्यान रखिए, है ना। आपको पता है ना, थ्रस्ट मैंने बताया ना, थ्रस्ट जो है डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के वेट पर। जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा थ्रस्ट आपका एक्सर्ट होगा, है ना, ओरिजिनेट होगा। ठीक। सो चूंकि अब ये पूरी बॉडी, अब बताइए यहां से इसका अपना एक वेट होगा, 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 तो ये सारा वेट कहां जाकर के एक्सर्ट होगा? इस पे। तो जाहिर सी बात है यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा ना, और यहाँ ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। तो प्रेशर को हमें कम करना है। यहाँ प्रेशर तो ज्यादा है, तो हमें पता चल गया ड्यू टू द वेट। लेकिन इस प्रेशर को मेंटेन करना है, कम करना है, तो क्या करना होगा? एरिया इंक्रीज करना होगा, है ना। क्योंकि फार्मूला है P × प्रोपोर्शनल टू A, अर्थात एरिया बढ़ा दे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसी वजह से जो हाई राइज बिल्डिंग्स है उनको चौड़ा बनाया जाता है। जो फाउंडेशंस होती है बिल्डिंग्स की, है ना, उनको भी चौड़ी बनाई जाती है। ठीक है भाई, विड्थ उनकी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, ये एक बड़ा उदाहरण है भाई। ये दैनिक जीवन में आप एक्सपीरियंस करते होंगे कि जो रेलवे ट्रैक होते हैं, है ना भाई, रेलवे ट्रैक में, है ना, आपके स्लीपर्स, ये स्लीपर है ना, स्लीपर्स पड़े होते हैं, है ना भाई, स्लीपर्स पड़े होते हैं। ठीक है। तो क्यों ये स्लीपर्स डाला जाता है भाई? क्या दिक्कत है? यहाँ से ट्रेन अगर जानी है, हमने सिर्फ 2 लाइन डाल दी, रेलवे लाइन, है ना, ये पटरियां रेल की, आराम से जो है ना, इसके सहारे ट्रेन निकल जाएगी। ये एक्स्ट्रा हमको जो है स्लीपर डालने की क्या जरूरत है? ठीक है भाई, एक्सेल लगाने की क्या जरूरत है? ठीक है। तो जो स्लीपर हमने डाला वो इस वजह से डाला ताकि प्रेशर को घटाया जा सके। तो कैसे प्रेशर को घटाया हम लोगों ने? मैंने एक कांसेप्ट बताया है कि अगर एरिया किसी तरीके से बढ़ जाए तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये तो हमको पता है, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे। तो देखिए भाई, ट्रेन ऑलरेडी, है ना, आयरन की बनी होती है, स्टील की बनी होती है, फिर उसमें सवारियां होती हैं, दूसरा तो बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है। कहां पे? रेलवे ट्रैक पर। और इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए, ताकि जो आपकी जो है रेलवे लाइन है वो डैमेज ना हो, उसके लिए स्लीपर्स लगाए जाते हैं, ताकि जब यहाँ पे प्रेशर पड़े, ठीक है, या यहाँ पे प्रेशर पड़े, प्रेशर यही पॉइंट पे पड़ेगा, लेकिन ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए? आपके स्लीपर वाले पॉइंट पे। और यू नो वेरी वेल कि अगर एरिया बढ़ जाता है तो कोई प्रेशर जो है क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरीके से आपको पता है। तो प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रेलवे ट्रैक के नीचे स्लीपर्स डाले जाते हैं।
सो ड्यूरेनल लाइफ में जो प्रेशर के हम लोग उदाहरण देख सकते हैं जी, वो सारे हम लोगों ने देखे। अब ये टॉपिक, तो पहला टॉपिक है चैप्टर 4 का थ्रस्ट एंड प्रेशर का जनरल कॉन्सेप्ट, वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, ये टॉपिक बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही क्रूशल है। ठीक है, ओके। देखिए प्रेशर इन फ्लूइड में हमको क्या क्या कवर करना है, पहले यही है ना, ये जो मेजर टॉपिक है ना, मैंने बताया था कि पूरा चैप्टर 4 जो है वो 3 टॉपिक में हम लोगों ने सब डिवाइड किया है, जिसमें से पहला टॉपिक अभी हम लोग कर चुके हैं। दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है आपका प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब प्रेशर इन फ्लूइड में आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना है, इसको फिर से अगेन मैंने सबसे डिवाइड सब डिवाइड कर दिया है, और फिर वन बाय वन हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे पहला है व्हाट इज फ्लूइड, तो फ्लूइड तो हमको समझना पड़ेगा भाई, फ्लूइड क्या है ना। डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड एंड लिक्विड, हमको तो कभी-कभी लगता है कि लिक्विड जो है फ्लूइड है, जबकि एक कोटेशन है कि ऑल लिक्विड आर फ्लूइड बट ऑल फ्लूइड आर नॉट लिक्विड। ओके, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर इन सॉलिड एंड प्रेशर इन लिक्विड, सॉलिड में किस तरीके से प्रेशर वर्क करता है और लिक्विड में किस तरीके से प्रेशर वर्क करता है, ये चीजें हमें समझने की जनरल कॉन्सेप्ट है, जरूरत है। ठीक है, फिर मेन जो सारा फार्मूला है जिसमें सारा कुछ, जैसे P = F/A वाला फार्मूला था प्रेशर वाला, वैसे ही है ना लिक्विड में प्रेशर वाला फार्मूला है P = H, यहाँ पे डेप्थ है, ये जो P ऐसा बना इसे रो कहते हैं, इट इज डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर लिक्विड एंड G इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका कांसेप्ट समझिए, इसका बड़ा कांसेप्ट है। ठीक है, फिर फैक्टर लिखा हुआ है, यहाँ फैक्टर है, बना लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर एट द पॉइंट इन द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर को क्या क्या चीजें प्रभावित करती है वो देखेंगे, है ना। फैक्टर नॉट अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स नहीं भी प्रभावित करते हैं उनको भी समझेंगे, लॉज ऑफ लिक्विड समझेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिक्विड प्रेशर की बातें करेंगे, फिर पास्कल लॉ और इसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे, लेकिन ये जो आपको बहुत सारे टॉपिक दिख रहे हैं ना, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, वन बाय वन इनको हम करते हैं। तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज फ्लूइड। ठीक है भाई, तो देखिए जो क्या डेफिनेशन दी हुई है इसको बड़ा कर लेते हैं, क्या डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन दी हुई है कोई भी अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड अ फ्लूइड। कितनी सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी सब्सटेंस जिसमें क्या क्वालिटी हो, फ्लो करने की क्वालिटी हो, कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, नाउ इसमें काम शुरू हो गया, ऑल लिक्विड ऑल गैसेज आर फ्लूइड, क्योंकि गैसों में भी फ्लो करने की क्षमता होती है और लिक्विड में भी फ्लो करने की क्षमता होती है। दैट्स व्हाई liquid and gas both treated as a fluid. Okay, so clear है कि all liquid are a fluid, जितने भी लिक्विड हैं वो सब क्या है, फ्लूइड है, पर all fluid are not liquid, क्यों नहीं, because फ्लूइड में गैस भी तो इंक्लूड हो सकती है। so that's why, है ना, what is the difference between liquid and फ्लूइड? डिफरेंस ये है कि लिक्विड तो फ्लूइड होता है पर हर फ्लूइड लिक्विड नहीं होता, वो गैस भी हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इतनी सी है कि ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो कर सके। ओके, राइट नाउ ये हम लोगों ने कांसेप्ट समझा। अब दूसरा, पहला पॉइंट था जो मैंने बताया था कि फ्लूइड और, है ना, फ्लूइड क्या है, फ्लूइड और लिक्विड में क्या डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट ये था कि सॉलिड में जब प्रेशर लगता है तो किस प्रकार से वर्क करता है, और आपके लिक्विड में प्रेशर लगता है, फ्लूइड में प्रेशर लगता है तो किस तरीके से वर्क करता है। तो ध्यान रखिएगा क्या अंतर है, इसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसको एक किनारे थोड़ा सा कर देते हैं और अपने लिए यहाँ बोर्ड खाली करते हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पॉइंट यूज करेंगे ताकि ज्यादा क्लियर। देखिए, है ना,
सॉलिड में प्रेशर की बात करें और लिक्विड में प्रेशर की बात करें या फ्लूइड में प्रेशर की बात करें तो सीधी सी बात है कि सॉलिड जो होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी सरफेस पर पर्टिकुलर पॉइंट पर, है ना, या परपेंडिकुलर वर्क करता है, ठीक है। जबकि लिक्विड में अगर प्रेशर है किसी पर्टिकुलर पॉइंट में, मान लीजिए ये लिक्विड आपने रख रखा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आपने पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो इसका जो प्रेशर होगा वो हर डायरेक्शन में काम करेगा। जिस भी कंटेनर में आपने लिक्विड को रखा होगा, कंफाइन किया होगा, वो उसकी सभी वॉल्स पर, ठीक है, उसके सभी वॉल्स पर एक्ट करेगा। तो क्लियर हो गया कि सॉलिड में प्रेशर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, और डायरेक्शन कहां, जहां जिस सरफेस पे वो रखा होगा उसी सरफेस पर एक्ट करता है, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, सॉलिड में। जबकि जो लिक्विड्स होते हैं या फ्लूइड्स होते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, देखो पढ़िएगा, अ सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ओनली ऑन द सरफेस ऑन व्हिच इट इज प्लेस्ड, ठीक है, जिस भी सरफेस में रखा होगा सिर्फ वहीं पर, है ना, ये वर्क करेगा, ठीक है भाई। और अर्थात अगर हम चाहें इसके बॉटम पर, है ना, कहां करेगा, बॉटम पे काम करेगा, ये इसके जो हमेशा कहां करेगा, बॉटम पे। जबकि फ्लूइड्स में प्रेशर जो लगेगा वो बॉटम के साथ साथ, है ना, बॉटम में तो काम करेगा ही, बॉटम में काम कर रहा है, लेकिन बॉटम के साथ साथ जो है ये जितनी भी वॉल्स हैं, जहां भी कंटेनर, जिस कंटेनर में इसको रखा गया है फ्लूइड को या लिक्विड को, उसको हर जगह ये क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। सो देयरफॉर अ फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है भाई। तो क्लियर हो गया, ये बात फिर उसने कंक्लूजन दे दी है, ठीक है, इसको यहां ले आए, बीच में ले आए, यही बात जो मैं यहां लिख रहा था, यही बात तो दी हुई है ना। A fluid contained in a vessel exert pressure at all point and in all direction, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो ऑल डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है, ये बात हम लोगों ने समझ ली। नेक्स्ट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं क्या है ये लिक्विड कॉलम, एक वर्ड यूज किया गया है, ये लिक्विड कॉलम हमको हो सकता है ना समझ में आता हो ये क्या है। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर हम एक पॉट ले लेते हैं, ठीक है, यही पे मैं बता दे रहा हूं, है ना, एक हमने पॉट लिया, इसमें हमने वाटर फिल कर दिया, कोई भी फ्लूइड या कोई भी लिक्विड हमने फिल कर दिया, ठीक है, इसकी फ्री सरफेस, जहां पे लिक्विड नहीं भरा उसे क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस, ठीक है। सो पर्टिकुलर अगर हम इस एरिया को देखें तो ये एक क्या है, लिक्विड कॉलम है, एक हमने कॉलम बनाया। अब ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ना, ठीक है, ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको बता रहा है कि वो होगा इसके इक्विवेलेंट H रो G, ये जो P ऐसा दिख रहा है इट इज नोन एज अ रो, ठीक है भाई, और इट इज अ डेंसिटी, ओके। यहां P इज इक्वल टू जो ये जो P है जिसको रो बोलते हैं, ये डेंसिटी है, ठीक है भाई, ये डेंसिटी को शो करता है, ध्यान रखिएगा इस बात पे, ठीक है। सो अब फार्मूला हम बना सकते हैं, इस फार्मूले से डिफाइन कर सकते हैं, इस फार्मूले से डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन किया गया है प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम, मान लीजिए इसकी टोटल डेप्थ क्या है, h, ठीक है। जो ये लिक्विड है इसकी जो डेंसिटी है हम P से दिखाएं, जिसको हमने P से दिखाया है वो कुछ है, ठीक है, और साथ ही साथ ग्रेविटी तो वर्क करती ही है हर में, है ना, जी क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के किसी लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है वो डेप्थ पे डिपेंड करेगा, लिक्विड कॉलम की डेप्थ कितनी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी पे वर्क में काम करेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे वर्क करेगा। राइट नाउ अब इस जो ये फार्मूला है इसका ही एप्लीकेशन होने जा रहा है, जो कुछ भी होना है, जो भी डोरेनल लाइफ में होता है वो सब कुछ लिक्विड के थ्रू, है ना। तो लिक्विड में इस फार्मूले से डिफाइन, तो ये फार्मूला से हम क्या करें, कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। जैसे जो प्रेशर है किसी लिक्विड कॉलम का या किसी लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट का आप करेंगे, है ना, लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पे कर करेंगे, है ना, लिक्विड है, लिक्विड में मान लीजिए इस पर्टिकुलर
पॉइंट में प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? आपके एच क्या है? एच के डेप्थ, एच क्या है? डेप्थ, ठीक है। ठीक, अर्थात P प्रोपोर्शनल क्या होगा? H मींस H P उतना बढ़ेगा जितना H बढ़ेगा। H जैसे जैसे बढ़ेगा गहराई, यहाँ H का मतलब ऊंचाई नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ H का मतलब क्या है? डेप्थ, गहराई। जैसे जैसे गहराई में आप पानी में जाते जाते हैं, तालाब में, समुद्र में, है ना, ओशियन में, सी में, लेक में, जितनी गहराई पे जाएंगे उतना ज्यादा आपको प्रेशर महसूस होगा। मींस डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। ये फार्मूला साफ तौर पे इंडिकेट करता है। दूसरी बात क्या है? P also proportional to रो। रो मींस यहाँ मैं D दिखा देता हूँ, मेरी एक हैबिट है डेंसिटी को मैं D से दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप क्या इसको रो, ठीक है। सो पर्टिकुलर लिक्विड की डेंसिटी कैसे है ना, क्या है, उस पर निर्भर करेगा प्रेशर। और जो G है इसको हम लोग हमेशा कांस्टेंट मानते हैं किसी पर्टिकुलर सरफेस पे। सरफेस पे G को क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। तो क्या कंक्लूजन निकला? लिक्विड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, लिक्विड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, है ना, जो प्रेशर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट लिक्विड में किस डेप्थ पर है और उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है। ये दो कंक्लूजन हम लोगों ने कहां से निकाला? यहां से। अब ड्यूरेबल लाइफ में हम इसके प्रयोग देखेंगे। इसको अच्छा, इस चीज को शो करने के लिए एक अगर फिगर बना हुआ तो अच्छी बात है, ठीक है। देखिए ये दिया हुआ है, इसी को मैं फिर से दोहरा देता हूं, है ना। ये देखिए दिया हुआ है साफ तौर पे फैक्टर इफेक्टिव, ठीक है। इसी को मैं फिर से दोबारा दोहरा देता हूं। देखिए फैक्टर इफेक्टिव ऑफ प्रेशर, वो तो मैंने पीछे बता चुका कि डेप्थ ऑफ द पॉइंट लूज ऑफ सरफेस, है ना। अगर मैं यहां, ठीक है, ब्लू दिखाई देगा, मान लीजिए पॉट बनाता हूं और इसमें वाटर मैं अब मैं होल बना दूं, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट में, फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट में, इस पर्टिकुलर पॉइंट में, तो ध्यान रखिए प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? इसको P1 कर दूं, इसको P2 कर दूं, इसको P3 कर दूं, तो इससे अगर वाटर जो गिरेगा, इससे वाटर जो गिरेगा वो नजदीक गिरेगा, इससे जब वाटर जाएगा तो थोड़ा सा और दूर जाएगा, ठीक है। इससे वाटर जाएगा तो सबसे दूर जाएगा। ऐसा क्यों है? ये D1, D2, D3, ठीक है। चूंकि P1 क्या है भाई? कम है P2 से। क्यों कम है? क्योंकि इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो हाइट, जो डेप्थ है वो कम है, ठीक है। H1, H2, H3, ठीक है। तो ध्यान रखिए रिलेशन क्या है? H1 कम है H2 से, H2 से किससे कम है? H3 से। यहाँ H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेप्थ, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेप्थ। इसी प्रकार से P1 आपका क्या होगा? कम होगा P2 से, और P2 किससे कम होगा? P3 से। P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ प्रेशर और आपका, ठीक, डिस्टेंस आपकी देखिए रहिए। अगर आप यहाँ पर उंगली लगा लेना भाई, तो अपने आप आपको फोर्स महसूस होगा, थ्रस्ट महसूस होगा। तो ये तो क्लियर है कि जो है लिक्विड में थ्रस्ट होता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से वाटर गिराएंगे तो चूंकि यहाँ प्रेशर कम है तो कम दूरी तक जाएगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा तो और दूरी तक गया, यहाँ प्रेशर ज्यादा तो और दूरी तक जाएगा। ये बात जो है हमको यहाँ से दिखाई पड़ रही है, ठीक है। देखिए आप लिक्विड पे निर्भर करेगा। अच्छा यही अब पता चले कि दो बीकर ले रहे हम, है ना। एक बीकर में हमने वाटर H2O भर रखा है, एक बीकर में हम पारा भर दें, तो है ना, उसका फिर प्रेशर अलग होगा, क्योंकि जो आपका मरकरी है उसकी डेंसिटी अलग होती है, वाटर की डेंसिटी अलग होती है। बाकी सेम डेप्थ रखें तो भी है ना, प्रेशर डिफरेंट होगा वाटर में और मरकरी में। क्यों? क्योंकि दोनों की डेंसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो फैक्टर्स हैं ये तीन बातों पर निर्भर करेंगे। डेप्थ ऑफ द पॉइंट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और एक्सेलरेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं। ये बात जो है आपके मैंने नोटबुक से ली है, ठीक है, लिखा हुआ है, ठीक है।
और कुल मिलाकर के प्रेशर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किस पे निर्भर करेगा, डायरेक्टली डेप्थ पे, और कुल मिलाकर किस पे, आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, किस पे निर्भर नहीं करेगा भाई, जिस जो लिक्विड होता है, लिक्विड की एक खासियत होती है, जिस भी पॉट में या जिस भी कंटेनर में लिक्विड को रखोगे उसी का सेम साइज ले लेता है। दैट्स व्हाई जो किसी कंटेनर में रखा हुआ लिक्विड है उस पे जो प्रेशर वर्क करता है वो नहीं अफेक्टेड होता शेप एंड साइज ऑफ वेसल या पॉट या कंटेनर। किस पे निर्भर नहीं करेगा उसकी जो है प्रेशर, किसी कंटेनर के शेप और साइज पे। ठीक है, ठीक, और इस पे भी निर्भर नहीं करेगा कि आपने, ये तो इनसाइड की बात है ना, कि मेज में रख रखा है, बड़ी मेज में रख रखा है, छोटी मेज में रख रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर प्रेशर है उसकी बात हो रही है, बाहर की सरफेस से इसका कुछ लेना देना नहीं। इसलिए लिखा है एरिया ऑफ सरफेस ऑन हुई थी x, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, तो एक बात ये हुई। अब बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है, लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। जो बातें जितनी मैंने बताई हैं फिर से उन्हीं को क्या किया गया है, दोहराया गया है। ठीक है भाई, फिर उसी को दोहराया गया है। ठीक, देखिए 5 लॉज हैं, ठीक है, लिक्विड प्रेशर के। पहला लॉ क्या है, इनसाइड द लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। ये मैं बता चुका हूं, प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज ऑफ डेप्थ। पहला पॉइंट हमें क्लियर है एकदम से। ठीक है, दूसरा, अगर स्टेशनरी लिक्विड ले रहे हैं तो कुल मिलाकर के अगर आपका कोई पॉट है तो हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आपके हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। अब इस पे चाहे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका प्रेशर है या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर है, इस पर्टिकुलर प्रेशर, तो ये सब क्या होगा, सेम होगा। ये सब क्या होगा, सेम होगा। यही बात ये यहाँ कह रहा है। ठीक है भाई, यही बात ये यहाँ कह रहा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हर जगह क्या होगा, सेम होगा। ये मैंने हॉरिजॉन्टल, हाँ, गहराई में आप जाएंगे तो प्रेशर डिफरेंट होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक, राइट नाउ थर्ड पॉइंट, प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट द पॉइंट। वो मैं बता चुका कई बार कि ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सभी डायरेक्शन से जो प्रेशर वर्क कर रहा होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि सेम डेप्थ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफरेंट लिक्विड, ठीक है, उन पे कुल मिलाकर के डेंसिटी पे निर्भर करेगा। ठीक है, जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। इसको भी मैं शो कर देता हूं, है ना, इसको भी मैं शो कर देता हूं। ठीक है, एक सेकंड के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा किनारे हटाते हैं, मैं शो कर रहा हूं। ठीक है भाई, मान लीजिए 2 पॉट हमने बनाए, इसमें हमने क्या भर रखा है, वाटर। ठीक है, और इसमें हमने मरकरी। ठीक है भाई, ठीक है, ये हमने मरकरी की डेंसिटी अलग होती है। तो भाई मरकरी की डेंसिटी जो होती है वो अलग होती है और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो अलग होती है। अब इससे ये डेप्थ सेम है, दोनों की डेप्थ जो है इसी पे ले लें, मान लीजिए सेम है, फिर भी यहाँ पे प्रेशर अलग होगा और यहाँ पे प्रेशर अलग होगा। P1 जो है अलग होगा, किससे, P2 से, सेम नहीं होगा। जबकि डेप्थ क्या है, सेम है। डेप्थ क्या है, सेम है। डेप्थ क्या है, सेम है। ठीक है, ये H1 और H2 क्या है, सेम है, ये सेम है। बावजूद P1 और P2 इक्वल नहीं होंगे। क्यों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि वाटर और मरकरी की डेंसिटी डिफरेंट होगी। और लास्ट में जो पॉइंट इसमें से कट गया है, है ना, लास्ट पॉइंट इसमें कट गया है, तो कोई बात नहीं है। लास्ट पॉइंट सिर्फ ये है जो हम लोग जनरल में जानते हैं कि लिक्विड अपना वही शेप ले लेता है ना, जिस भी कंटेनर में रखा जाता है उसी का शेप वो ग्रहण कर लेता है। तो ये कुल मिलाकर के लॉ जो है 5 लॉ हैं आपके, 5 लॉ हैं आपके
लिक्विड के। नेक्स्ट, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लिक्विड प्रेशर, ठीक है, ये बड़ा जरूरी, थोड़ी सी हल्का फुल्का कटा है लेकिन मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए पहला कॉन्सिक्वेंसेज देखिए, ठीक, कि द प्रेशर एट अ सर्टेन डेप्थ इन द सी, समुद्र में किसी सर्टेन डेप्थ पर जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है देन द सेम डेप्थ इन रिवर वाटर, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, पहला कॉन्सेप्ट कह रहा है, क्या रीजन है बताइए, कि अगर हम ओशनिक पार्ट में जाएं, सेम डेप्थ पे जो प्रेशर होता है वो हायर होता है कंपेयर टू रिवर वाटर इन सेम डेप्थ। तो रीजन क्या है, यू नो वेरी वेल, जो आपका सी होता है, जो आपका सी होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है आपके जो है रिवर की डेंसिटी से, है ना, रिवर की डेंसिटी से ज्यादा होता है, ठीक है भाई। तो ये रीजन है, जब डेंसिटी ओशनिक वाटर की या सी वाटर की ज्यादा होगी रिवर के मुकाबले, तो ऑटोमेटिक सी पे सेम डेप्थ पे आपको ज्यादा दाब महसूस होगा, ज्यादा प्रेशर महसूस होगा। अब आपका एक सवाल उठता है कि भैया ये जो सी है उसकी डेंसिटी ज्यादा क्यों होती है रिवर वाटर से, है ना भाई। जो सी वाला पार्ट होता है, जो सी वाला वाटर होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा क्यों होती है, व्हाई? सो आपको पता है कि जो सी का वाटर होता है वो साल्टी होता है। सी वाटर में साल्ट जो होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं बड़ी मात्रा में, और साल्ट के डिजॉल्व होने से इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू फ्रेश वाटर रिवर से, ठीक है। रिवर का पानी मीठा होता है, और अगर आपको समुद्र का पानी खारा खारा लगता है, साल्टी लगता है, तो वो साल्ट की वजह से लगता है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जो डैम होते हैं, डैम बनाए जाते हैं, है ना, जो डैम्स होते हैं, जो डैम्स होते हैं वो, उनमें जो बॉटम होता है वो ठीकर क्यों बनाया जाता है, बॉटम जो होता है पार्ट वो ठीकर क्यों बनाया जाता है, तो इसको समझे। ये भी खेल क्या है आपको अच्छे से पता है कि लिक्विड में जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो इसको देखिए यहां बना लेते हैं, ठीक है, व्हाइट बनाते हैं, व्हाइट ज्यादा विजिबल होता है। तो देखिए मान लीजिए ये हम डैम बनाते हैं ना, तो इसका जो नीचे का पार्ट होता है वो क्या होता है, उसकी डेप्थ क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है भाई। उसके नीचे की पार्ट की डेप्थ क्या होती है, ऐसे, है ना। ये इसका नीचे का पार्ट सकरा होता है और ऊपर क्या होता जाता है, चौड़ा। क्यों सकरा होता जाता है, क्यों ये नैरो होता जाता है, बिकॉज़ ऑफ दैट नीचे की जो वॉल होती है वो क्या होती है, थिकर होती है। नीचे की वॉल क्या होती है, थिकर है। नीचे की वॉल क्या है, थिकर है। नीचे की वॉल क्या है, थिकर है। क्यों ऐसा होता है, आपको पता है कि जो लिक्विड भरा हुआ है डैम में, तो जैसे जैसे आप डैम के नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो नीचे डैम ना टूटे इसके लिए आप क्या करते हो, डैम की जो वॉल है ना, फाउंडेशन वाली, वो थिकर मींस मोटी बनाते हो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट वाटर सप्लाई टैंक्स की बात कर रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट वाटर सप्लाई टैंक, वो तो घरों में आप लोगों ने देखा ना भैया, घरों में जो घर में टंकी होती है हमेशा छत के सबसे ऊंचे स्थान पर रखी जाती है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि आपको पता है पूरा गेम वही है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे गहराई बढ़ेगी, है ना, पाइप से जुड़ते हैं, पाइप में गहराई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा और आसानी से पानी आपके टैप्स में, आपके नलों में आ जाएगा, इसलिए हायर स्थान पर रखा जाता है। अगला जो स्विमर होते हैं, है ना, जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र में नदियों में बहुत गहराई तक जाते हैं, डाइवर्स होते हैं, उनका जो स्विम सूट होता है ना, वो बहुत ही स्पेशल टाइप का बनाया जाता है। क्यों स्पेशल टाइप का बनाया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि जब आप किसी नदी में नीचे की तरफ जाते हैं, या किसी सी में नीचे की तरफ जाते हैं, या किसी टैंक या तालाब में नीचे की तरफ जाते हैं, प्रेशर क्या होता जाता है, इंक्रीज,
ठीक है। तो ज्यादा गहराई में जाने पे उस पर बहुत इफेक्ट ना पड़े, तो ऐसे उसके सूट डिजाइन किए जाते हैं कि ताकि है ना दबाव बढ़ने का उसमें बहुत फर्क ना पड़े और अधिक गहराई तक वो जाए। गेम उतना है गहराई पर बढ़ने पर, है ना, समुद्र में, तालाब में, कहीं भी गहराई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। और ये गहराई बढ़ने पर प्रेशर कैसे बढ़ता होगा भाई? कोई ये कहे आपको, ठीक है ये तो आप फार्मूले से जान गए, फार्मूला कह रहा है भैया P इक्वल टू H मींस डेप्थ, है ना, D या डैश टी रो आप कह दीजिए, है ना, और G इसके वजह से चूंकि P प्रोपोर्शनल टू H डेप्थ जो होता है दैट्स व्हाई जो है प्रेशर बढ़ता जाता है। ये थोड़ी ना हुआ। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्यों जो है डेप्थ के बढ़ने पे प्रेशर बढ़ता है? यू नो वेरी वेल, प्रेशर डिपेंड ऑन फोर्स और फोर्स डिपेंड ऑन द वेट। थ्रस्ट का आपने क्या पढ़ा था? थ्रस्ट क्या होगा? थ्रस्ट इंक्रीज करेगा जैसे जैसे वेट इंक्रीज करेगा, ये तो आपको पता है ना अच्छे तरीके से। तो दैट्स व्हाई, है ना, आपका पानी का वेट क्या होता जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, है ना, ऊपर से जब भाई पानी आपका वाटर भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसका वेट क्या होगा? इंक्रीज होगा। वेट इंक्रीज होगा तो थ्रस्ट इंक्रीज होगा, थ्रस्ट इंक्रीज होगा तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट या आर फोर्स। इस वजह से फोर्स जो है, इस वजह से प्रेशर जब गहराई पे जाते हो तो बढ़ता जाता है। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, वेट का काम है, ठीक। और यही काम इनसाइड, है ना, बबल इनसाइड द लेक वाटर, ये बड़ा अच्छा सा समझाया गया आपके बुक में है, ठीक है, इसको भी मैं समझा देता हूं। इसमें ये कहा गया है एग्जांपल में कि अगर कोई हम लेक देखें, है ना, अगर हम लेक देखें, ठीक है, और इसमें वाटर भरा हुआ है, मान लीजिए इसके बॉटम पे एक बबल हुआ, तो ये जैसे जैसे जाएगा ऊपर ये बड़ा होता जाएगा। क्या ऐसा कारण है? किस वजह से? इसका जो साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है ना। लेक के बॉटम पर जो आपका बबल है उसका साइज क्यों इंक्रीज होता है? जैसे जैसे वो ऊपर आता है। ये जब वही है, नीचे पी क्या था? नीचे पी क्या था आपका? ज्यादा। जैसे जैसे आप ऊपर गहराई कम होती जाएगी, यहाँ क्या हो रही है? आपकी जो डेप्थ है या आपकी जो एच है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, डिक्रीज कर रही है ऊपर जाने पर। और जब डेप्थ डिक्रीज करती जाएगी तो प्रेशर कम काम करेगा, प्रेशर कम करेगा तो बबल क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। प्रेशर लगाओगे तो बबल क्या करेगा? सिकुड़ेगा। प्रेशर कम होता जाएगा तो क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। बस यही रीजन है, ठीक। So it's all over about the consequences of liquid pressure. According to formula P equal to depth dash T and gravitational acceleration. Next, पास्कल लॉ पे काम करते हैं, ठीक है भाई। व्हाट इज पास्कल लॉ? इसको बड़ा कर लेते हैं, पहले तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। और पास्कल लॉ के डेली लाइफ में बड़े यूज है ना, उसको भी है ना सिंपल वे में समझ लेते हैं। देखिए पास्कल लॉ में जो मशीन बनाई गई हाइड्रोलिक मशीन, उसका वो कैसे वर्क करती है नहीं है आपके कोर्स में, ठीक है, ध्यान रखिए, उसका सिंपल फॉर्म समझना है, ठीक, ध्यान रखिए, ठीक। तो पास्कल लॉ पहले समझ लेते हैं। पास्कल लॉ क्या करता है? पास्कल लॉ क्या स्टेट करता है? हाँ, पास्कल लॉ क्या स्टेट करता है? पास्कल लॉ कहता है, पास्कल लॉ क्या स्टेट करता है? प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन द कन्फाइंड लिक्विड, है ना, किसी कन्फाइंड वर्ड है, कन्फाइंड मतलब किसी जार में, किसी कंटेनर में जो लिक्विड रखा हुआ है उसके किसी भी पॉइंट पे जो हम प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है, वो ट्रांसमिट होता है इक्वली और अनडिस्ट्रिब्यूटेड, मींस वो नष्ट नहीं होता, इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड। इसको बहुत इजीली हम लोग समझेंगे, बहुत इजी समझेंगे, ठीक है। सीधी सी बात क्या कर रहा है पास्कल लॉ? पास्कल लॉ ये कह रहा है कि अगर किसी कंटेनर में कोई लिक्विड कन्फाइंड है, अगर हम वहां पे कोई प्रेशर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सर्ट होता है तो वो ऑल डायरेक्शन में, है ना, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा अनडिस्ट्रिब्यूटेड फॉर्म में, ठीक है। अब समझिएगा, मैं चीज आपको बताता हूं बहुत अच्छे से।
ठीक, यहां पे ही बताया जाए। ठीक है, मान लीजिए हम कंटेनर ले लेते हैं और इस पे लिक्विड इस सर्टेन डेप्थ पे प्रेशर है P1 और इस सर्टेन डेप्थ पे प्रेशर है P2। तो ये तो तय है कि भाई आपका प्रेशर गहराई के साथ बढ़ेगा, डिफरेंट होगा, ये तो बात क्लियर है। अब किसी तरीके से हम अगर इस पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाएंगे, इस पॉइंट में भी प्रेशर बढ़ेगा, यही बात कह रहा है पास्कल लॉ। ठीक है, पास्कल लॉ क्या कह रहा है? पास्कल लॉ ये कह रहा है कि अगर किसी जगह पे हम प्रेशर जो है एग्जर्ट करें वाटर के अंदर, तो हर जगह हर पॉइंट पे उतना ही प्रेशर क्या होगा? एग्जर्ट होगा। ध्यान रखिए कैसे बढ़ा, देखिएगा अभी कैसे बढ़ा। एक दूसरा पार्ट ले, ठीक है, यही पार्ट है, सेम पार्ट, ठीक है, ये सेम पार्ट है, मींस इसकी गहराई इतने तक है। ठीक है, अब हम अगर यही सेम पार्ट है, पार्ट सेम है, ध्यान रखिए। ठीक है, इस पे वाटर फिल करते हैं, इसमें थोड़ा सा गहराई तक हमने वाटर फिल कर दिया। ठीक है भाई, अब जो है P1 जो है यहाँ पे ये P1 है और ये यहाँ पे P2 है, सेम है। अब देखिएगा तो सरफेस जो फ्री सरफेस है उससे इसकी गहराई P1 की क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, फ्री सरफेस से गहराई क्या हो गई? बढ़ गई। और जब फ्री सरफेस से गहराई बढ़ गई तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो सिमिलरली जितना प्रेशर यहाँ इंक्रीज हुआ है ना P1 पे, सेम प्रेशर इंक्रीज होगा P2 पे भी, क्योंकि इसकी भी तो गहराई बढ़ी। ठीक है, यही पास्कल लॉ कहता है कि अगर किसी पॉइंट पे लिक्विड के अंदर प्रेशर आप बढ़ाएं तो उतना ही प्रेशर जो पर्टिकुलर पॉइंट पे बढ़ा हुआ है उतना ही प्रेशर हर पॉइंट पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक इसी सिद्धांत पर काम करता है पास्कल लॉ के एप्लीकेशंस। पास्कल लॉ के एप्लीकेशंस क्या है? ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, जितने भी हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, जैसे हाइड्रोलिक प्रेस है ना, या हाइड्रोलिक जैक है, या हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं। ठीक है, अब इनको पूरी जो है मैकेनिज्म नहीं आपको समझना है, मैकेनिज्म समझने में बड़ा समय लगेगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ना आपके कोर्स में। ठीक है, और ये सब कुल मिलाकर ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड से इनका लेना देना है। इससे लेना देना है कि अगर हम लिक्विड के अंदर प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, उस पे ये मशीन काम करती है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक मशीन के बारे में एक बात नोट करना है कि जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन है, मींस हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक जैक्स, ये एक्चुअली किस प्रिंसिपल पे काम करती है? ये काम करती है ना, हाइड्रोलिक मशीन्स एक्ट एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। इसमें फोर्स जो आप एक्सर्ट करते हो, है ना, पिस्टन लेते हैं इसमें, लिक्विड लेते हैं, लिक्विड कंटेनर लेते हैं, उसमें पिस्टन लगाते हैं। जितना आप पिस्टन पे प्रेशर डालते हो, फिर जो बड़ा वाला पिस्टन होता है उसमें ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता था। पहले के मुकाबले प्रेशर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। जितनी भी हाइड्रोलिक मशीन है वो मल्टीप्लायर है। इसका मल्टीप्लायर है, क्वेश्चन भी आया आपका, फोर्स मल्टीप्लाई कर रही है, ध्यान रखिएगा। यही है, देखिए क्या प्रिंसिपल है हाइड्रोलिक मशीन का, सिंपल वे में समझिएगा। द प्रिंसिपल ऑफ ईच हाइड्रोलिक मशीन इज हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, hydraulic brakes, etc. That small force applied on a smaller piston transmitted produce a large force on the bigger piston. अब इसको मैं फिगर दिखाऊं, फिर आपको मैं वर्किंग समझाऊं, ये आपके लिए भारी हो जाएगा।